आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल, लेकर हाजिर हूं 7 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए बंद होगी गश्त, भारत चीन में बनी सहमति। लेकिन इस विवाद के बीच में खासतौर से बीआरओ ने यहाँ पर 3 ऐसे वैली ब्रिज को हटाकर कंक्रीट के पुल तैयार किए। 7,20,000 के पार हुए मामले, अमेरिकी कंपनी भारत में भेजेगी रेमडेसिविर। ये जेनेरिक नेम सस्ता इसलिए होता है क्योंकि वो कोई ट्रेड या कोई बहुत बड़ी कंपनी के लोगों को अपने साथ लेके नहीं चलती। गिरफ्त से बाहर विकास दुबे, घर से मिले बम विस्फोटक और तमंचे। और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे भारत में वापसी के लिए छटपटा रही टिकटॉक क्या क्या कर रही है। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया है कि गलवान घाटी इलाके में चीनी सेना ने सोमवार से यहां बनाए गए अपने ढांचों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर हो रहे सड़क निर्माण को लेकर सीमा सड़क संगठन के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के साथ बैठक की है। सीबीएसई ने अगले साल के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स के अपने सिलेबस में 30% कटौती करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर भूस्खलन के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 महीने का समय दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि 10 जुलाई तक अगर सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं होता है तो 11 जुलाई को वे अपने फैसले की घोषणा करेंगे। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि जुलाई 2021 तक राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा स्तर पर ही स्थिर रहेगा। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का 34वां स्थान है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 1,17,00,000 से अधिक हो गए हैं। इस महामारी से 5,41,000 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। नीलम और झेलम नदियों पर बांध के अवैध निर्माण के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन ने J-10 फाइटर जेट्स को एयरफोर्स में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, और मैं हूं आपके साथ पूनम कौशल। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे आज दिन भर देश और दुनिया में क्या हुआ और उसके आपके लिए क्या मायने हैं और आपकी जिंदगी पर इन खबरों का क्या असर हो सकता है। आज कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन के बीच तनाव की, और हमारे साथ होंगे बीते 1 सप्ताह से बॉर्डर एरियाज से रिपोर्टिंग कर रहे आज तक संवाददाता मंजीत नेगी। भारत और चीन के बीच बीते 48 घंटों में तनाव कुछ कम हुआ है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री के बीच हुई 2 घंटों की बातचीत के बाद कल चीन की सेना कुछ पीछे हटी थी। आज संकेत मिले हैं कि कुछ और इलाकों से चीन पीछे हट सकता है। इसी बीच भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने सीमा पर उड़ानें भी भरी हैं। भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी बीच खबर ये भी है कि भारत और चीन की सेनाओं ने आपसी सहमति से विश्वास बहाल होने तक सीमा पर सैनिकों की पेट्रोलिंग रोक दी है। मेरे साथ आज तक संवाददाता मंजीत नेगी हैं, जो नीमू पहुंचे हुए हैं। ये वही इलाका है जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था। मंजीत, आप सबसे पहले यही बताइए कि नीमू भारतीय सेना के लिए कितना अहम है। लेह के पास नीमू वो इलाका है सामरिक तौर पर जो काफ़ी अहम है, और यहाँ पर भारतीय सेना की ब्रिगेड है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के बीच में पहुंचकर उन्हें संबोधित किया था और एक तरह से चीन को सीधी चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत का जो सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार
मजबूत होता रहेगा और भारत उसे नहीं रोकेगा। और यही यहाँ पर देखने को मिला। ये निमू से जो राजमार्ग है वो लेह होते हुए आगे सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी और लद्दाख के उन इलाकों में जाता है जहाँ पर इस वक्त चीनी और भारतीय सेना आमने सामने खड़ी हैं, चाहे गलवान का एरिया हो, चाहे दौलत बेग ओल्डी का इलाका हो या फिर पेंगोंग त्सो लेक का इलाका हो। करीब 1200 किलोमीटर की सरहद लद्दाख में चीन के साथ लगती है। मंजीत, हाल के महीनों में भारतीय सेना ने इस इलाकों में कई निर्माण कार्य भी किए हैं। आप क्या देख पा रहे हैं अभी? और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि इस वक्त जब दोनों सेनाओं के बीच में तनाव चल रहा है, हालांकि अभी गलवान में चीनी सेना के कुछ पीछे हटने की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन पिछले अगर ख़ास तौर से 3 महीने को का समय देखें, जब दोनों सेनाओं के बीच में तनाव की खबरें आने शुरू हुई थी, भारत ने इस इलाके में जो सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण है और एक ऐसा राजमार्ग है जो कि फॉरवर्ड इलाकों को जोड़ता है, वहाँ पर जो सामरिक सड़कों का निर्माण है और ख़ास तौर से जो सामरिक पुल हैं, अगर हम निमू की बात करें, जब हम निमू पहुँचे तो वहाँ पर 3 ऐसे इम्पोर्टेंट ब्रिज थे जो सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण थे। वो पुराने लोहे के बेली ब्रिज थे जिन पर सेना की बड़ी गाड़ियाँ, टैंक, तोप का मूवमेंट होता था, लेकिन छोटे और संकरे होने की वजह से ऐसा संभव नहीं था, जिसकी वजह से जो वायुसेना के C-17 जैसे बड़े जहाज़ हैं उनके ज़रिए फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना के लिए जो बड़े हथियार हैं उनको पहुंचाया जाता था। लेकिन इस विवाद के बीच में ख़ास तौर से BRO ने सेना के कहने पर यहाँ पर 3 ऐसे बेली ब्रिज, जो लोहे के पुराने पुल थे, उनको हटाकर कंक्रीट के बड़े पुल तैयार किए। और ये एक अपने आप में एक चौंकाने वाला खुलासा भी है कि 3 महीने के अंदर ऐसे मजबूत पुल तैयार किए गए, जिसकी वजह से करगिल से होते हुए नीमू और लेह के आगे फॉरवर्ड इलाकों तक भारतीय सेना की जो आवाजाही है वो आसान हो पाई। मंजीत, जैसा आप बता रहे हैं कि सेना ने कई पुलों का भी निर्माण किया है और बड़े सैन्य वाहनों की पहुंच भी अब वहां पर आसान होगी, तो क्या बड़े सैन्य वाहन यहाँ से अब गुजर रहे हैं? अब इस वक्त हमने वहाँ पर खुद देखा कि किस तरह से सेना के बड़े बड़े वाहन, जो गाड़ियाँ हैं और बड़े हथियार हैं, वो आसानी से इन पुलों के ज़रिए लेह होते हुए आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुँच रहे थे। और यहाँ पर BRO ने बहुत रिकॉर्ड समय में इन 3 पुलों का निर्माण किया। और सबसे ख़ास बात कि पिछले 3 साल की अगर ख़ास तौर से बात करें, BRO ने लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जो सामरिक सड़कें हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट तक जाती हैं अलग अलग इलाकों की, वहाँ पर ऐसे 40 पुलों पर काम शुरू किया और 3 साल के रिकॉर्ड समय में 20 ऐसे सामरिक पुल तैयार कर दिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है और ये दिखाता है भारत का जो कमिटमेंट है मोदी सरकार का, खासतौर से सेनाओं के लिए सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। क्योंकि मंजीत, एक बात ये भी है कि भारत ने बीते कुछ सालों में चीन से लगे बॉर्डर एरियाज में अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं और कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन इससे कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट इसे लेकर काफी एग्रेसिव है। आपको क्या लगता है? पिछले अगर कई सालों से हम देखें तो भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर जो एक तरह से तुलना होती है, उसमें सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना होती है। लगातार ये कहा जाता है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन ने भारत के मुकाबले अपना जो सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सामरिक सड़कें हों, चाहे ट्रेन हो, उसको बहुत मजबूत बनाया है, जबकि भारत उस लिहाज से मजबूत नहीं बनाया है। लेकिन हमने खुद ग्राउंड पर जाकर देखा कि मोदी सरकार के पिछले 3 सालों में BRO ने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है और इसी की वजह से आज चीन सेना दबाव में है। और चीन की चिड़ की सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत इतनी तेजी के साथ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों मजबूत बना रहा है, क्यों जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ तक पहुँचने के जो पुल हैं उनको बना रहा है। और जो गलवान में 15 जून को जो खूनी भिड़ंत हुई, उसके पीछे भी बड़ी वजह यही थी कि गलवान नदी श्योक के ऊपर एक मजबूत पुल सेना ने तैयार कर दिया था, जिसकी वजह से ये शुरुआत हुई और गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच में भिड़ंत हुई। अमनजीत, आप सप्ताह भर से बॉर्डर एरिया से आज तक पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भारतीय सेना की कैसी तैनाती आपको दिख रही है? साफ तौर पर देखा जा सकता है और पिछले करीब 1 हफ्ते के दौरान
लद्दाख के अलग अलग इलाकों में रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ये देखा अपनी आंखों से और उसको रिपोर्ट भी किया है कि सेना की बहुत यहाँ पर ज़बरदस्त तैनाती है। वायुसेना बहुत 24 घंटे दिन और रात यहाँ पर ऑपरेशन कर रही है और साथ ही जो सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का काम है उस पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है। भले इस वक्त राजनयिक मोर्चे पर सामरिक बातचीत के तौर पर जो कोर कमांडर लेवल स्तर की बातचीत हो रही है उस पर तनाव को कम करने की बातें हो रही हैं। चीन सेना एक तरह से भारत का जो चौतरफा दबाव रहा है राजनयिक सामरिक, उसकी वजह से अब चीनी सेना पीछे कुछ इलाकों में हटी है, आगे भी हटने की बात की जा रही है। लेकिन साथ ही भारत ने, भारतीय सेना ने, वायुसेना ने, इन्होंने इस तरह का एक दबाव लगातार बनाया हुआ है चीन पर कि उसको हर हालत में मई से पहले की जो स्थिति थी चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वहां पर जाना होगा। और इसीलिए फिलहाल भारतीय सेना, वायुसेना अपनी जो तैयारियां हैं उसको कम नहीं करना चाहता। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी हमारे साथ नीमू से जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं आगे। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चाइना की 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल बाइट डांस की सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक भी है। टिकटॉक के इंडिया में करोड़ों यूजर्स हैं और वो भारत में वापसी के लिए छटपटा रही है। अपनी छवि सुधारने के लिए बाइट डांस ने कहा है कि वो हांगकांग में नया सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के बाद वहां अपने ऑपरेशंस बंद करने जा रही है। और क्या क्या कर रही है टिकटॉक, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंजुम शर्मा। भारत में चीनी ऐप्स बैन होने के बाद दुनिया के कई देश अब भारत की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कई चाइनीज ऐप्स को बैन करने के संकेत दिए हैं। दूसरी ओर हांगकांग में भी टिकटॉक ने अपने ऑपरेशंस बंद करने की बात कही है। हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू हो गया है। चीन की ओर से लागू इस कानून में कई विवादित प्रावधान हैं, जैसे यदि विरोध प्रदर्शन के लिए कोई सोशल मीडिया का सहारा लेता है तो सोशल मीडिया कंपनी पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा यूजर्स का डेटा भी सरकार के साथ शेयर करने की बात इसमें शामिल है। अब चूंकि टिकटॉक पर पहले से ही चीन की सरकार के पक्ष में डेटा लीक करने के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए अब हांगकांग में ऑपरेशंस करने की बात कहकर वो एक तरह से अपनी छवि सुधारने के प्रयास कर रही है। ऐसा करने के पीछे एक कारण ये भी है कि चीन के बाहर भारत और अमेरिका उसके दो सबसे बड़े बाजार हैं। भारत में कार्रवाई हो चुकी है और अमेरिका भी चाइना की ऐप्स को झटका देने की तैयारी में है। हालांकि टिकटॉक कंपनी के प्रमुख केविन मेयर ने भारत सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि चीन की सरकार ने भारतीय यूजर्स का डेटा उनसे कभी नहीं मांगा। यदि भविष्य में ऐसी मांग होती भी है तो हम इसे नहीं मानेंगे। यानी एक प्रकार से देखें तो कंपनी भारत में वापसी के हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन इसमें सुरक्षा कानून क्या कहते हैं? क्या वापसी मुमकिन हो सकेगी? इसके लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट में वकील और साइबर कानून मामलों के जानकार विराग गुप्ता से। टिकटॉक या जो 59 ऐप्स के बारे में देखा जाए अगर, तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी कंप्लीट एग्जिट अभी हो पाई है, क्योंकि हो सकता है कि नई डाउनलोडिंग बंद हो, लेकिन जो पुराने लगभग अगर देश में 50 करोड़ स्मार्टफोन हैं जिसमें कि 30 करोड़ स्मार्टफोन में चीनी ऐप्स डाउनलोड थे, तो क्या वो डाउनलोड वो क्या डिलीट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जो ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ट्राई ने, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत सख्त कदम उठाए हैं, जिससे कि क्योंकि जब आए थे, बहुत एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में एक रेहड़ी वाले को भी व्यापार करना है तो उसको वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन एक हजारों करोड़ की वैल्यूएशन वाला ऐप अचानक आता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमने उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में, हमने उसके रेगुलेशन के बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं है कि हम इसको कैसे रेगुलेट करें। तो जब पूरी व्यवस्था डिजिटल हो गई है तो डिजिटल का नियमन नहीं करना ये देश के हित के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और अब जो चाइनीज ऐप्स अगर दोबारा उनको भारतीय बाजार में एंट्री दी जाती है तो इस बात का खुलासा होना चाहिए कि अब इन्होंने फर्दर सेफगार्ड क्या किए हैं। ये थे साइबर मामलों के जानकार विराग गुप्ता। टिकटॉक हो या अन्य चाइनीज ऐप्स, धीरे धीरे कई देशों के अब वो निशाने पर हैं। भारत में इसका कारण LAC तनाव तो है ही, लेकिन डेटा शेयरिंग जैसा मुद्दा निजता का हनन और साइबर सुरक्षा के लिए खतरे से कम नहीं है। भारत, अमेरिका और हांगकांग
इन देशों के साथ चीन की स्थिति तनावपूर्ण है। इसके अलावा कोरोना वायरस के कारण भी चीनी ऐप्स खासकर लोकप्रिय हो चुकी और सामान्य आदमी को लोकप्रिय करने वाली ऐप टिकटॉक सरकारों की डिजिटल स्ट्राइक के निशाने पर है। ऐसे में ये कंपनी वापसी कर भी पाती है या नहीं, ये अभी दूर की कौड़ी है। अंजुम शर्मा, आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। हर बीतते दिन के साथ कोरोना के मरीजों और इससे मात देकर लौट रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में अब 7,20,000 से अधिक मामले हैं, जिनमें से 4,40,000 लोग ठीक हो चुके हैं और अब 2,60,000 सक्रिय मामले हैं। और इसी बीच CBSE ने 9th से 10th क्लासेस के सिलेबस को 30% तक घटाने का फैसला किया है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की दवा रेमडेसिविर की। कोविड के मरीजों में रेमडेसिविर के बेहतर नतीजे देखने के बाद इसकी मांग बढ़ी हुई है। इसी बीच एक अमेरिकी कंपनी ने कहा है कि वो इसके जेनरिक वर्जन को सस्ते दर पर भारत में लॉन्च करने जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष। अमेरिकी दवा कंपनी माइलन एनवी इस महीने भारत में कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन लॉन्च करने जा रही है। इस दवा की एक वॉयल यानी 100 मिलीग्राम की कीमत लगभग 4,800 रुपए होगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने माइलन की इस दवा को डेसरेम नाम से मंजूरी दी है। भारत में फिलहाल रेमडेसिविर की 2 जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स की सिप्रामिन, जिसकी कीमत 5,000 रुपए से कुछ कम है, और हेट्रो लैब्स की कोविफोर, जो कि 5,400 रुपए की मिलती है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जो कि अमेरिकी दवा निर्माता गिलियड साइंसेज द्वारा बनाई गई है। क्लिनिकल परीक्षण के बाद यह पाया गया है कि इस दवा से कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में तेजी से सुधार आता है। पूरी दुनिया में इस दवा का प्रयोग किया जा रहा है। विकसित देशों के लिए इस दवा की कीमत $390 यानी लगभग 30,000 रुपए प्रति वॉयल है, तो वहीं अमेरिका की निजी स्वास्थ्य इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इसकी कीमत $520 यानी लगभग 39,000 रुपए प्रति वॉयल रखी गई है। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या और इस दवा की कारगरता को देखते हुए अमेरिका ने गिलियड साइंसेज से अगले 3 महीने तक उत्पादित होने वाली सारी रेमडेसिविर दवा खरीदने का करार कर लिया है। इससे सभी देशों के सामने इस दवा की उपलब्धता का संकट आ गया है। इस संकट को देखते हुए 12 मई को गिलियड साइंसेज ने 3 भारतीय, 1 पाकिस्तानी और 1 अमेरिकी दवा कंपनी से रेमडेसिविर की जेनेरिक दवा तैयार करने का करार किया था, जिससे 127 विकासशील देशों को कोरोना वायरस की सस्ती दवा मुहैया कराई जा सके। दरअसल जेनेरिक दवाइयां वो दवाइयां होती हैं जिनमें फार्मास्यूटिकल्स कंपोजिशन असली दवा की तरह ही होता है, लेकिन वो किसी प्रमुख ब्रांड से नहीं जुड़े होते। इनके निर्माण की इजाजत 2 तरीकों से मिलती है। पहला, यदि किसी भी ब्रांड का पेटेंट उस दवा के लिए समाप्त हो जाए, और दूसरा कि ब्रांड खुद ही कंपनियों को निर्माण करने का लाइसेंस प्रदान करे। ये लाइसेंस पेड या अनपेड दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं। इसका कारण जानने के लिए हमने बात की बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के फार्मेसी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी मिश्रा से। क्या अगर वो कमर्शियल है, जैसे सपोज अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, जैसे जर्मन रेमेडीज है, सिप्ला है, सन फार्मा है, ये कंपनी जो ड्रग मैन्युफैक्चर करती है, ये एक ब्रांड नेम या ट्रेड नेम से इसको मार्केट में उतारती हैं। जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ब्रांड इमेज होती है, कंपनी का स्टेटस होता है, उस हिसाब से इन दवाइयों की अपना एक प्राइस होता है। ये जो प्राइस होता है ये जेनेरिक ड्रग के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कंपनी की वैल्यू, कंपनी की पेटेंट पॉलिसी, कंपनी की जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो सारे एक्सपेंसेस को काउंट करके इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती हैं। वहीं जो जेनेरिक दवाइयां होती है इनका कोई ट्रेड नेम नहीं होता। सपोज यदि एस्प्रिन बोला तो एस्प्रिन इज अ कॉमन नेम ऑफ द ड्रग विच में कम इन डिफरेंट फॉर्म। वो इकोस्प्रिन के नाम से भी मार्केट में आ सकती है, वो किसी दूसरे ब्रांड के नाम से भी मार्केट में आ सकती है।
तो दवाई अगर अपने रियल नेम के फॉर्म में होती है तो वो उसका जेनरिक नेम होता है। ये जेनरिक नेम सस्ता इसीलिए होता है क्योंकि जब हम किसी मेडिसिन की बात करते हैं, किसी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, तो जो जेनरिक ड्रग होती है वो कोई ट्रेड या कोई बहुत बड़ी कंपनी के लोगों को अपने साथ लेके नहीं चलती। वो एक बहुत जनरल सी सिंपल पॉलिसी बेस्ड होती है। अच्छा, जेनरिक और ब्रांडेड कंपनी की फॉर्मुलेशन में कोई मेजर वेरिएशन नहीं होता और इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर पेशेंट जेनरिक ड्रग लेगा तो भी उसके लिए सेफ है और अगर ब्रांडेड ड्रग लेगा तो भी उसके लिए सेफ है। ये थे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से डॉक्टर अश्विनी मिश्रा। गिलियड के साथ हुए इस करार में इन 5 कंपनियों को जेनेरिक दवा की कीमत खुद तय करने की छूट दी गई है। साथ ही ये भी छूट दी गई है कि ये कंपनियां गिलियड साइंसेस को तब तक रॉयल्टी नहीं देंगी जब तक WHO इस महामारी का अंत घोषित नहीं कर देता या जब तक इस बीमारी की कोई नई दवा तैयार नहीं हो जाती। आशुतोष तिवारी, आज तक रेडियो। फिलहाल इस दवा को मिलने में किल्लत हो रही है। मेडिसिन की कालाबाजारी होने की भी खबरें आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे। अभी कुछ ही दिन पहले ब्लैक डेथ के कुछ मरीज चीन में मिले थे। उससे पहले सुअर पालने वाले लोगों में स्वाइन फ्लू जैसे एक वायरस के सामने आने की बात कही गई थी। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने कह दिया है कि अगर आदमी इसी तरह से जंगली जानवरों को मारता रहा और उनका मांस खाता रहा तो उसे आने वाले वक्त में नए नए वायरस संक्रमण की मार झेलनी होगी। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जानवरों से फैलती हैं और ये कैसे फैलती हैं, इस विषय पर पूरा ब्यौरा दे रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी। मशहूर लेखक अल्बर्ट कामू ने अपनी किताब द प्लेग में लिखा है कि इतिहास में इतने प्लेग हुए हैं जितने युद्ध, लेकिन तब भी युद्ध और प्लेग लोगों को एक समान तरीके से अचरज में डाल देते हैं। और ये बात सच भी है। प्लेग जैसी महामारी एक ही बार हुई हो ऐसा नहीं है। सन 541 में, 1347 में और 1894 में प्लेग से दुनिया में भयावह मंजर देखने को मिले। शहर के शहर तबाह हो गए थे। पहले 2 प्लेग के बारे में लोग नहीं जानते थे कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन 17वीं सदी में जब बैक्टीरिया की खोज की एंटनी वन लीवनहॉक ने, तब लोगों को मालूम हुआ कि ये बैक्टीरिया है जो इस तरह की महामारी फैला रहा है। लेकिन तब भी ब्लैक डेथ के बैक्टीरिया को जाना गया 19वीं सदी में और उसको नाम मिला हांगकांग में। कैसे चूहों से पिस्सुओं में और उनसे ये बैक्टीरिया इंसानों में पहुंचा ये मालूम हुआ। लेकिन तब भी 1894 के प्लेग से जाने कितने लोग मर गए, कितनी आबादी खत्म हो गई। वायरस का तो मालूम भी नहीं था कि वायरस जैसी भी कोई चीज होती है। इसके लिए कई वैज्ञानिक प्रयास करते रहे। तब जाकर 1901 में पहला ह्यूमन वायरस मिला, येलो फीवर का। फिर स्पेनिश फ्लू हुआ, जाने कितने लोग मारे गए। हम बैक्टीरिया और वायरस को जान गए हैं। बैक्टीरिया और वायरस को एक वेक्टर यानी वाहक चाहिए होता है। ये कोई जानवर भी हो सकता है, हवा, पानी भी। ऐसी बीमारियां जो जानवरों के जरिए फैलती हैं इन्हें जूनोटिक डिजीज कहते हैं। ये क्या है ये जानने के लिए हमने बात की जोधपुर राजस्थान के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेश पाराशर से। जूनोटिक डिजीजेज जो होती हैं वो मुख्यतः जानवरों के कांटेक्ट में आने से या जानवरों द्वारा जो हमें दूध वगैरह या जानवरों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मवेशियों के और जो जानवरों के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने से या उन्हें कंज्यूम करने से फैलती हैं। जी, इंडिया में कौन कौन सी जूनोटिक डिजीजेज हैं? इंडिया में प्राइमरीली जूनोटिक डिजीजेज जैसे लेप्टोस्पायरोसिस जो रैट यूरिन से फैलती है, चूहे के यूरिन से फैलती है और उसके कांटेक्ट में आने से होती है। मेनली समुद्र के आसपास के एरियाज में ज़्यादा होती है, जैसे मुंबई वगैरह। इसके अलावा एक है ब्रूसेलोसिस जो जानवरों का, जो मवेशियों के जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क का यूज़ करने से फैलती है। ये भी बहुत कॉमन डिजीज़ है जो जिन एरियाज़ में मवेशी ज़्यादा पाले जाते हैं उन एरियाज़ में ज़्यादा फैलती है। और फिलहाल कुछ सार्स वगैरह जो है, सार्स, इबोला, इन जूनोटिक डिजीज़ का भी काफ़ी इंसिडेंस बढ़ गया है। स्वाइन फ्लू हो गया जैसे, तो जो इन्फेक्टेड पिग्स हैं उनके कांटेक्ट में आने से फैलती है। बर्ड फ्लू जो था, सार्स में आते हैं सारे जितने भी डिजीज़ हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा लाइक जो इलनेस होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ये भी मेनली या तो इन्फेक्टेड जो बर्ड्स होते हैं उनको कंज्यूम करने से या उनके कांटेक्ट में आने से फैलती है। क्या ये ज़्यादा हो गई अब ऐसी बीमारियां, जैसे कि अभी UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में भी कहा गया है?
अभी पिछले कुछ सालों में जूनोटिक डिजीजेस ज़्यादा फैलने लगी हैं क्योंकि ह्यूमन उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने लग गए हैं और जानवरों ज़्यादा प्रोडक्ट जो है उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा हो गया है। इनसे बचने के लिए मुख्यतः हमें ऐसे जानवरों को अलग कर देना चाहिए अथवा ध्यान रखना चाहिए इसका कि हम उनके द्वारा जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें जो भी इन्फेक्टेड जानवर हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहरहाल यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन ने कहा है कि मध्यम और निम्न आय वर्ग वाले देशों में हर साल कम से कम 20 लाख लोगों की मौत जूनोटिक बीमारियों के कारण हो जाती है। रिपोर्ट में ये भी समझाया गया है कि भविष्य में इस तरह की बीमारियों से कैसे बचा जाए। माधुरी, आज तक रेडियो। और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां की सरकार राज्य में निजी कंपनियों की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के लिए नया ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। इस ऑर्डिनेंस के तहत प्राइवेट सेक्टर में आने वाली 50,000 रुपये महीना से कम वेतन वाली नौकरियों में लोकल लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण देने के एक मसौदे को मंजूरी दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन वाली कैबिनेट ने इससे जुड़े अध्यादेश के प्रारूप को हरी झंडी दे दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस फैसले को स्थानीय निवासियों के लिए ऐतिहासिक बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब निजी क्षेत्र में 50,000 रुपए तक के प्रति माह वेतन वाली नौकरी में 75% स्थानीय लोगों के लिए कोटा रहेगा। अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री या फिर संस्थान ऐसा नहीं करेगा तब उस पर नियमों के उल्लंघन करने पर सरकार एक्शन लेगी और जुर्माना भी लगाएगी। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा और सामाजिक ताना बाना किस तरह प्रभावित होगा, इस बारे में हमने बात की एमिटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के प्रोफेसर प्रशांत चौहान से। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हमेशा उनकी एक प्रायोरिटी होती है कि वो अपने टॉप की स्किल्स को लेके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएं और अपने प्रॉफिट को अपने अपग्रेड करें। एक मैं स्पेशल इसमें चीज और देख रहा था कि इसमें सिर्फ कंपनियां ही नहीं है, इसमें ट्रस्ट और सोसाइटी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और जो कॉन्ट्रैक्ट फर्म्स हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया। बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और जिसको जॉब नहीं मिलेगी और वो पूरी तरीके से एलिजिबल होगा और सिर्फ इस मसौदे से कि वो बाहर का है, क्वालिफाइड है तो भी नहीं मिलेगा, तो आई थिंक इससे समाज में एक रोष होगा और युवाओं में उसकी गलत भूमिका जाएगी। गुड़गांव एक ऐसी जगह है जो कि इंडस्ट्रियल हब है, तो एक इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे तमाम इंडस्ट्रीज हैं, तमाम कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, तमाम संस्थाएं वहाँ काम कर रही हैं। तो आई थिंक सरकार के सामने एक ये भी चैलेंज होगा कि अगर हमें कोई स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है और अगर वो उस पैमाने पे नहीं आ रही है तो फिर क्या सिर्फ रिजर्वेशन के तहत किसी को ले लेने से क्या कंपनी चलेगी? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योग, फर्म और हर रोजगार देने वाली पर लागू होगा जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते होंगे। ये नियम पहले से काम करने वालों पर लागू नहीं होगा। अध्यादेश में नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर यह लागू होगा। इसके अमल में आने से कहीं न कहीं संविधान की मूल भावना भी प्रभावित होगी। आर्टिकल 15 और 16 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ अदर ग्राउंड हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं उसके राइट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अवेलना है। और आर्टिकल 16 कहता है कि हमको सबको समान अधिक प्रोवाइड करने हैं इन टर्म्स ऑफ नौकरियों में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। तो इसमें एक डिसीजन भी है सुप्रीम कोर्ट का, चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में, जिसमें माइग्रेंट्स के ऊपर और उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन द रेजिडेंस फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुका है कि अगर आप किसी के भी मौलिक अधिकारों में आता है कि भाई अगर आप किसी को रोक रहे हैं नौकरी देने से सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो उस प्रदेश का नहीं है, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान का जो मूलभूत जो ढांचा है उस पे भी बहुत बड़ा इसका इफेक्ट आएगा। और इसके दायरे में आने वाली हर कंपनी, फैक्ट्री और आउटसोर्सिंग कंपनी को अपने अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों का विस्तार पूर्वक डेटा सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कराना जरूरी होगा। आनंद श्रीवास्तव,
आज तक रेडियो। और अब बात उस विकास दुबे की जिसे यूपी पुलिस बीते 5 दिनों से तलाश रही है। विकास दुबे तो पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन उससे जुड़ी नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जो पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। यूपी में 8 पुलिस वालों की हत्या और अब तक के घटनाक्रम पर ताजा अपडेट दे रहे हैं आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। विकास दुबे के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। ताजा खुलासा ये है कि विकास दुबे को लेकर के शहीद सीओ ने भी शिकायत की थी, चिट्ठी लिखी, बाकायदा फोन करके उस वक्त के एसएसपी आनंद देव को भी शिकायत की थी कि विकास दुबे को लेकर के यहाँ के थानों में ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ, यहाँ के थानेदार उनकी बात नहीं सुनते हैं। तमाम शिकायत की थी, उसके बावजूद तमाम बार कहने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच उस चिट्ठी को लेकर के कानपुर पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसी किसी चिट्ठी का रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन हम जांच कर रहे हैं। ऑडियो को लेकर के भी मृतक शहीद सीओ जो कि जिनका नाम देवेंद्र मिश्र था, उनके परिवार वालों में काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और इस बीच एसटीएफ की तमाम टीमें जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं। जय वाजपेयी नाम के एक करीबी का पता चला है जो कि विकास दुबे का अच्छा जानकार था। क्या उसका मददगार था, ये भी जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। जय वाजपेयी के बारे में ये भी पता चला है कि उसके कई रसूखदार अधिकारियों और मंत्रियों और नेताओं से भी संपर्क थे। क्या ये संबंध विकास दुबे के भी काम आते थे, किस तरह से इन लोगों ने मदद की, इसकी भी जाँच की जा रही है। लेकिन नतीजा अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि विकास दुबे जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक इस मामले में पूरा खुलासा होना संभव नहीं है। एक और खास बात पता चली है, वो ये कि विकास दुबे के घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनकी संख्या 8 थी, उनका एक्सेस विकास दुबे की पत्नी के मोबाइल पर भी था। यानी लखनऊ में बैठ करके उसकी पत्नी ये देख पा रही थी कि घटना की रात वाकई क्या हुआ था। हालांकि पत्नी फरार है और पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है, लेकिन मोबाइल की फुटेज उस तक भी पहुंची हो सकती है। अगर वो मिलती है तो ये बड़ी मदद साबित होगी इस पूरे मामले में। फिलहाल अभी तक पुलिस को कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे विकास दुबे तक वो पहुंच सके, लेकिन टीमें छापेमारी कर रही हैं और कोशिश जारी है। शुक्रिया शिवेंद्र श्रीवास्तव। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।